नमस्कार बॉस, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। भारत और रूस की दोस्ती पर किसकी है टेढ़ी नजर? कौन है जो नहीं चाहता कि भारत और रूस की जो दोस्ती है वो आगे बढ़े? दरअसल अमेरिका के वाणिज्य मंत्री हावर्ड लटनिक ने भारत और अमेरिका के संबंध पर चर्चा करते हुए ब्रिक्स देशों द्वारा प्रस्तावित वैकल्पिक मुद्रा और भारत के रूस के साथ रक्षा व्यापार पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि भारत को रूस से हथियार खरीदना बंद करना चाहिए। लटनिक ने बताया कि किस प्रकार भारत द्वारा रूस से हथियारों की खरीद और ब्रिक्स यानी कि ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका गठबंधन में उसकी भागीदारी, जिसने अमेरिकी डॉलर के स्थान पर वैकल्पिक मुद्रा लाने का विचार प्रस्तुत किया था, वाशिंगटन के साथ ही दिल्ली के संबंधों को प्रभावित करती है। लटनिक ने कहा कि भारत ब्रिक्स में है, जो एक ऐसी मुद्रा बनाने की कोशिश कर रहा है जो वैश्विक आर्थिक मुद्रा के रूप में अमेरिकी डॉलर की जगह ले सके। ये चीजें वो प्रेम और स्नेह पैदा कर नहीं करती जो हम भारत के लिए गहराई से महसूस करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन चाहता है कि अमेरिका और भारत के बीच व्यापार संबंध अधिक न्याय संगत हो और दोनों देशों के बीच एक मजबूत और प्रभावशाली साझेदारी बने। लटनिक ने इस बात पर भी जोर दिया है कि रूस के साथ भारत के ऐतिहासिक रक्षा संबंधों को खत्म करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि आप जानते हैं कि भारत ने ऐतिहासिक रूप से रूस से अपनी सैन्य शक्ति का एक बड़ा हिस्सा खरीदा है और हमें लगता है कि इसे खत्म करने की ज़रूरत है। इसके अलावा उन्होंने इस बात को भी दोहराया कि भारत दुनिया के उन कुछ एक देशों में शामिल है जो कि अमेरिकी सामानों पर ज़्यादा अधिक टैरिफ लगाते हैं। उन्होंने कहा कि भारत को टैरिफ में व्यापक कटौती करनी चाहिए और ये करनी भी होगी, इससे कि अमेरिका भारतीय बाजार में प्रवेश कर सके और दोनों देशों के बीच बराबरी पर व्यापार हो सके। जब उनसे पूछा गया कि क्या कृषि उत्पादों पर टैरिफ कम करने से भारत की नरेंद्र मोदी की सरकार को राजनीतिक रूप से नुकसान नहीं होगा, लटनिक ने कहा कि कृषि उत्पादों को लेकर भारतीय बाजार को खोलना होगा, आपको स्मार्ट तरीके से व्यापार करना होगा। ये बिजनेस का तरीका नहीं है। भारत अपने टैरिफ को कम करें और अपने बाजार में अमेरिका को आने दें। ये कुछ बड़ा करने का समय है। केवल कुछ उत्पादों को टैरिफ कम करने से काम नहीं चलेगा, स्मार्टली व्यापार करना होगा। और इस विषय पर तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव जी हैं, पूर्व राजनयिक है। संजीव जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ यहाँ पर VN झा साहब जुड़ गए हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। झा साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत संजीव जी आपके साथ ही करते हैं। इसे किस तरह से देखा जाए? वाकई क्या रूस और भारत की दोस्ती पर अमेरिका टेढ़ी नजर रख रहा है, खुश नहीं है क्या? देखिए, अमेरिका रूस और भारत के संबंधों के बारे में जो उसके विचार हैं वो उसके अपने विचार हैं। लेकिन जाहिर है कि भारत अपनी विदेश नीति को, अपनी रक्षा नीति को, अपनी आर्थिक नीतियों को स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के आधार पर संचालित करता है। और जहां तक भारत और रशिया के बीच के जो संबंध है, ये एक टाइम टेस्टेड रिलेशनशिप है। ये बहुत ही प्रगाढ़ और मजबूत रिश्ता है, विश्वास के ऊपर आधारित है और इसको किसी भी शक्ति के दबाव में आकर के इसको कमजोर या नहीं किया जा सकता। तोड़ना तो बहुत दूर की बात है। और जाहिर है कि भारत और रशिया ने एक दूसरे को अनेक कठिनाइयों के समय में एक दूसरे की सच्चे दोस्त की माफिक जो है मदद की है। और अगर आप मैं शीत युद्ध के समय की बात करूं तो चाहे वो 1971 का भारत का पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध हो, बांग्लादेश का जन्म हो, या अनेक ऐसी स्थितियां आई कि जब पाकिस्तान ने भारत विरोधी प्रोपेगेंडा किया यूनाइटेड नेशंस में, तो रशिया भारत के साथ खड़ा रहा और रशिया ने अनेक संकटकालीन स्थितियों में भारत का साथ दिया है। रशिया के जो डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं उसका सबसे ज्यादा बड़ा आयात, बड़ी संख्या में जो आयात है वो, और जाहिर है कि भारत जितने भी डिफेंस इक्विपमेंट जहाँ से लेता है रशिया का उसमें प्रतिशत सबसे ज्यादा है। और अभी भी आज की डेट में भी अगर बात करें तो रशिया से आज भी हम सबसे अधिक डिफेंस इक्विपमेंट आयात करते हैं।
और रशिया के साथ ये भी है कि हम डिफेंस इक्विपमेंट जब लेते हैं तो रशिया उसकी टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर करता है। जी। न्यूक्लियर सेक्टर में भी जो रशिया और भारत का जो कोलैबोरेशन है वो बहुत गहरा है। कुंडम कुलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट हो, उसी के साथ साथ INS विक्रमादित्य जो कि एडमिरल गोर्स्को के नाम से जाना जाता था, वो रशिया से लिया है। रशिया से सुखोई फाइटर जेट्स हमारे पास है। रशिया के अनेकों सीरीज ऑफ रेंज ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं जो कि भारत से लिए हैं। और देखिए नेहा जी, तो रशिया ने जिस तरीके से भारत का साथ दिया है, उसी तरीके से भारत ने भी रशिया का साथ दिया। जब रशिया यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ तो उस समय अमेरिका का ऐसे ही पहले भी प्रेशर आया कि आप ऑयल सप्लाई कम कर दीजिए, अपने संबंधों को डाउनग्रेड कर दीजिए, इत्यादि इत्यादि। भारत ने किसी की एक नहीं सुनी, यहाँ तक कि रशिया से डाउनग्रेड करना तो दूर, संबंधों को और अधिक गहरा कर लिया। और ऑयल का जो इम्पोर्ट है वो बहुत मल्टीफोल्ड बढ़ा लिया। फर्टिलाइजर्स का इम्पोर्ट मल्टीफोल्ड बढ़ा लिया। जो रशिया और भारत की जो इकोनॉमिक पार्टनरशिप है, यदि आज की तुलना में 3 वर्ष के पहले की, अगर यूक्रेन रशिया युद्ध के पहले की देखें तो इसमें काफी बढ़ोतरी हो चुकी है। तो रशिया के साथ संबंधों का जो भारत का जो आधार है वो बहुत ही मजबूत है। जैसे कि मैंने कहा, टाइम टेस्टेड रिलेशनशिप है। इस रिलेशनशिप को हम कहते हैं स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। और ये जो पार्टनरशिप है लगातार बनी रहेगी। अमेरिका हो या दुनिया की कोई महाशक्ति हो, वो अपनी बातें कहते रहे, उनके अपने विचार हैं। जैसा कि मैंने कहा, भारत के ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है। जी ठीक है, जहाँ साहब भारत के ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ सकता है, या किस तरह से, कितना इत्तेफाक इस बात से रखते हैं आप संजीव जी की बातों से? और सवाल इस बात को लेकर है कि अगर हम रक्षा क्षेत्र की बात करें, अगर भारत रूस से रक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई तमाम हथियार, तमाम चीजें खरीदता है, तो अमेरिका को इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? नेहा जी नमस्कार। नमस्कार सर। चलिए, संजीव जी ने मेरी बहुत सारी समस्या हल कर दी, क्योंकि उन्होंने मिलिट्री के लिए इतना सारा कुछ बता दिया कि मेरे लिए कहने के लिए बहुत कम रह गया है। लेकिन नेहा जी, इससे पहले कि हम इस पे बात करें, मुझे थोड़ा सा कभी कभार आश्चर्य लगता है कि जब कोई प्रतिनिधि, अमेरिकी प्रतिनिधि या कोई बाहर की प्रतिनिधि जब इस तरह की बातें करता है तो हम उससे सवाल क्यों नहीं करते हैं। जैसे आपने इंट्रोडक्शन में कहा कि उसने कहा कि रूस से हमें सामान न खरीदने की जरूरत है, तो किसी ने क्या उससे पूछा कि तो अगर रूस से नहीं खरीदते तो किससे खरीदें? क्या आप उसी तरह का सामान दे सकते हैं, उसी शर्तों पे दे सकते हैं, और जब हमारी जब सबसे ज्यादा जरूरत हो उस समय में आप हमारी कलाई मरोड़ने के लिए या टेल ट्विस्टिंग जो होती है वो करने के लिए खड़े नहीं रहेंगे अपनी प्रतिबंधों के साथ में? किसी ने नहीं पूछा, सिर्फ समूह ने सुन लिया कि इस प्रतिनिधि ने कहा कि रूस से सामान खरीदने की जरूरत नहीं है, इसको मान लिया उसने। ये सब सवाल पूछने चाहिए इन राजनयिकों से, क्योंकि जो भी हमें सलाह देते हैं तो ये सलाह हम सीधे सीधे सुन लेते हैं। हमें कोई एक लाल किताब बता के कहता है कि जो भारत जो है वो संविधान खत्म कर रहा है, कोई उससे पूछता क्यों नहीं कि भाई ये संविधान कैसे खत्म करे? और यही चीज में हर जो क्षेत्र है वहां पे जब कोई ऐसा स्वीपिंग स्टेटमेंट बनाता है जिसका ना कोई सिर है ना कोई पांव, इससे सवाल पूछना चाहिए। अब मैं आता हूं कि मिलिट्री का जो क्या सॉल्यूशन है। देखिए, भारत को क्या करना है वो भारत को डिसाइड करना है, और इसी तरह से जब राजनयिक जब ऐसे स्टेटमेंट बनाते हैं तो उनसे पूछना चाहिए क्या आपने भारत सरकार से इसके बारे में बात की है? अगर की है तो क्या आपको जवाब मिला? नहीं पूछा किसी ने, कोई बात नहीं, मैं पूछता हूं। देखिए, जहां तक रक्षा सामग्री की जरूरत है, अब आने वाले दिनों में भारत ने ऐसी नीति बनाई है आत्मनिर्भरता की, जिसमें कि सब कुछ भारत में ही बनेगा और किसी से कुछ खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी ये सारे जो लोग हैं ये चिल्ला रहे हैं कि अमेरिका ने F-35 हमें ऑफर किया, हम क्यों नहीं ले रहे हैं? भाई क्यों लें? 2 F-35 खरीदने में हमें जितने पैसे लगेंगे उसमें हमारा एक पूरा का पूरा स्क्वाड्रन एयरक्राफ्ट का, उसके सारे जो मेंटेनेंस चीजें हैं वो सारी चीजें हमें मिल जाएगी। तो हम क्यों खरीदें अमेरिका से ये चीज? और ये दिन कितने दिन चलेगी? कल को अगर मुझे भारतीय वायुसेना को अगर पाकिस्तान का F-16 जो कि यूएसए से मिला है उसको अगर शूट करना होगा तो हमें क्या अमेरिका से पहले पूछना पड़ेगा कि क्या मैं इसको शूट कर सकता हूँ या कर सकता हूँ? अरे बिल्कुल नहीं।
ऐसे फ्रीडम भारत को रखनी पड़ेगी। तो इसलिए भारत की जो आज की नीति है आत्मनिर्भर, और इसमें जिस तरह से सारे कदम अभी आगे बढ़ाए जा रहे हैं, मेरे ख्याल से इसमें किसी देश को कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है और ना किसी देश से कोई सलाह लेने की जरूरत है। अगर कोई सलाह दे रहा तो एक कान से सुनिए, दूसरे कान से निकाल दीजिए, और थोड़ा सा इतनी शक्ति तो रही कि उससे पूछने के लिए कि तुम्हारे पास में ऑल्टरनेटिव क्या है, क्या आप भारत को दे रहे हो इसके ऑल्टरनेटिव, जो कि हमारे लिए उसी दाम पे हो, उन्हीं शर्तों पे हो, और जब हमें सबसे उसकी ज्यादा जरूरत हो तो कोई फिर हमारे जो कलाई मरोड़ने की बात होती है या ट्रेड ट्विस्टिंग बात होती है वो ना करे। तो ये सब चीजें पूछनी चाहिए। अब मैं आता हूँ डायरेक्टली कि मिलिट्री कहाँ पे खड़ा है। देखिए, गलवान को मैं भर्त्सना करता हूँ, लेकिन गलवान ने हमें बहुत कुछ सिखाया। गलवान का जो फाइट हुआ था उन दिनों में भी भारत के पास में वही इंसाज राइफल थे, वही 303 थे, वही SLR थे। और मैं धन्यवाद देता हूँ उस समय की सरकार को, मोदी जी को, जिन्होंने ऑफ द शेल्फ केवल X-95 खरीदा, निगेव LMG खरीदे, AK-103 70,000 डायरेक्टली ऑफ द शेल्फ खरीदे, और इस तरह के सिग्मा 716 जो कि आधुनिकतम आज के दिन में असॉल्ट राइफल है, ये सब ऑफ द शेल्फ खरीदे उन्होंने और खरीद के भारतीय सेना को दिया। और आज के दिन में उनमें से कुछ चीजों का यहीं पे भारत में मैन्युफैक्चर हो रहा है। तो आज के दिन में हमने AK-203 यहाँ पे हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, बहुत सारे जो अभी मैंने गिनाए हैं उसका यहाँ प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो हमें क्यों जरूरत चाहिए किसी की। मैं आर्टिलरी की बात आता हूँ। मोदी सरकार ने 2016 में अमेरिका से M777 खरीदा था और उन्होंने TOT देने से हमें मना कर दिया था। तो हमारी अपनी एजेंसी ने LNT, एक साउथ कोरियन एजेंसी के साथ में एक ULH 777 जो कि M777 जो अमेरिकी जो आर्टिलरी थे उससे भी ज्यादा परिष्कृत है, उसमें बहुत ज्यादा और कैपेबिलिटी है, ये हमने मैन्युफैक्चर करना शुरू किया हुआ है। हमारे पास में आज के दिन में टैंक है T-90 टैंक तो थे MBT, और उसमें लगभग 73 अपग्रेड के साथ में आज के दिन में हमारे यहाँ बन रही है और वो सेना को जा भी रही है। हमारे दिन में आज के लिए जो हायर एयरशिप्स हैं, माउंटेन वॉरफेयर के लिए जो जोरावर एक टैंक आया हुआ है, वो प्रोडक्शन शुरू होने जा रही है। प्रोडक्शन होके कुछ तो जो LSP थे वो तो ऑलरेडी वहां पहुंच गए हैं, लिमिटेड सीरियल प्रोडक्शन, अभी पूरी प्रोडक्शन होने जा रही है और वहाँ स्क्वाड्रन ये सब वो वहां भरने जा रहे हैं। तो जब हम भारत में ही ये सब चीजें निर्माण कर रहे हैं, हमें किसी से कोई चीज खरीदने की जरूरत नहीं है। और इस तरफ ये आर्मी की बात मैं नहीं गिना रहा हूँ, इंडियन एयरफोर्स के पास में चाहे हेलीकॉप्टर हो, कॉम्बैट हेलीकॉप्टर वो है, जो फाइटर एयरक्राफ्ट है वो है, इंडियन नेवी के पास में एयरक्राफ्ट कैरियर जो आज के दिन में स्टेट ऑफ द आर्ट बहुत कम देशों के पास में है, वो हमारी खुद की अपनी डिजाइन डेवलपमेंट जो नेवल डिजाइन जो फोर्सेस हैं, जो विंग हैं, उन्होंने डिजाइन किया हुआ और हमने लोगों ने बनाया है उसको। तो हमारे न्यूक्लियर सबमरीन हमारे अपने डिजाइन हैं और आज के दिन में 2 ऑलरेडी कमीशन है और बाकी अभी पाइपलाइन में बनने के लिए हैं। तो जब हम सब कुछ आज के दिन में बना रहे हैं तो हमें कोई सलाह क्यों दे कि हम किससे खरीदें। और नहीं सर, ये तो सलाह कम और चेतावनी धमकी ज्यादा लग रही है। इस पे भी मैं बात करूंगी। संजीव जी का रुख कर लेते हैं। संजीव जी, जिस बात का जिक्र अभी झा साहब ब्रेक पे जाने से पहले कर रहे थे, क्या नहीं लगता है कि जिस हिसाब से बोला गया अमेरिका की तरफ से, वो एडवाइस कम लग रही है बल्कि चेतावनी धमकी ज्यादा लग रही है? जी देखिए, ग्रुप कैप्टन झा साहब ने बहुत ही इंसाइटफुली बताया और मैं बिल्कुल सहमत हूं उनसे, और मैं बिल्कुल सवाल करने चाहिए। ऐसे इस तरीके की बातें कह के कोई निकल जाए, ये हो नहीं सकता। ये करना छोड़ना नहीं चाहिए। अवश्य उनसे काउंटर क्वेश्चंस करने चाहिए कि क्या अमेरिका रशिया की तरीके से रिलायबल पार्टनर बनने की गारंटी देगा? क्या रशिया ने जिस तरीके का कोऑपरेशन भारत के साथ किया है थिक एंड थिन्स में, सुख दुख में, उस तरीके की पार्टनरशिप क्या अमेरिका डेवलप कर सकता है? क्या अमेरिका अपनी तरफ से कोई ऐसा कदम उठा रहा है कि जिससे कि ये विश्वास हो कि आप जो है एक उस तरीके के रिलायबल पार्टनर हो सकते हैं जैसा कि रशिया रहा है? इस तरीके के सवाल करने चाहिए। विल यू बी एज रिलायबल एज रशिया? दिस इज सर्टेनली एक क्वेश्चन उनसे बनता है। और ये जो अमेरिका के कई राजनयिक ऐसे हैं कि समय समय पर ये इस बात को भूल जाते हैं कि भारत और अमेरिका की जो के संबंध हैं, ये एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। ये कोई स्ट्रेटेजिक अलायंस नहीं है कि आप डिक्टेट करें टर्म्स को। ये जापान और साउथ कोरिया और फिलीपींस के साथ के संबंध नहीं है।
कि आप ये चाहेंगे तो वो होगा, वो चाहेंगे तो वो होगा, और यू आर अटेम्प्टिंग टू डिक्टेट टर्म्स, ये भारत के साथ नहीं हो सकता। जैसे कि हम कहते हैं कि भारत के संदर्भ में कि इंडिया इज टू बिग ए कंट्री टू बी एन एलाई ऑफ एनी पावर। हम अब किसी के कभी एलाई नहीं बनेंगे। मेरे असेसमेंट के मुताबिक हमेशा सिर्फ एक पार्टनरशिप का ही रिश्ता हो सकता है और एक इक्वल टर्म्स पे पार्टनरशिप होगी, और भारत अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के आधार पर अपने निर्णय लेता है। और जैसे कि मैंने नेहा जी बताया कि इस तरीके के दबाव कई बार अमेरिकी राजनयिकों की तरफ से डाले जाते हैं, लेकिन भारत उनकी जरा भी परवाह नहीं करता है। लेकिन मैं बिल्कुल मानता हूँ कि जब कभी भी इस तरीके की जो सलाहें और जो इस तरीके की लहजे में अगर बात की जाए कि जिसमें कि सलाह कम चेतावनी ज्यादा लगे, तो उनसे काउंटर क्वेश्चन कर लेना चाहिए उसी समय और बता देना चाहिए कि हमारे रिलेशनशिप की प्रकृति क्या है और हमारे रिलेशनशिप को हम किस तरह से कंडक्ट करते हैं। हम किसी के डिक्टेशन के आधार पर न कभी चले हैं और न कभी चलेंगे। तो ये सारी बातें मुझे लगता है कि स्पष्ट रूप से अमेरिकी राजनयिकों को बतानी चाहिए। और भारत और रशिया के जो संबंध हैं, जैसे कि मैंने कहा, ये विश्वास के ऊपर आधारित है। ये समय की कसौटी पर परखे हुए संबंध है और इसको तोड़ा नहीं जा सकता और इसको कम भी नहीं किया जा सकता। और ये जो संबंध है दुनिया में, चाहे मैं हमेशा ये इस बात को कहता हूँ कि चाहे जियोपॉलिटिक्स में कितने भी उतार चढ़ाव क्यों ना आ जाए, रशिया और भारत की जो स्पेशल और प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो इंटैक्ट रहेगी, आगे भी रहेगी। और अभी आप देखिए तो भारत जो कि बहुत ही विवेकपूर्ण, बुद्धिमत्तापूर्ण, जिम्मेदारी भरे भाव के साथ अपनी विदेश नीति संचालित करता है, उसमें हमने रशिया के साथ अपने संबंधों को लगातार बना करके रखा है। अभी आप देखिए तो हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्रपति पुतिन से बड़ी गहरी मित्रता है, गहरे संबंध है, उनकी आपसी केमिस्ट्री भी बहुत अच्छी है और इस पूरे संबंधों का आधार बहुत व्यापक है, बहुत ही बड़ा है। और डिफेंस इक्विपमेंट्स की जहाँ तक बात है तो आज भी रशिया हमारा सबसे बड़ा डिफेंस सप्लायर है। और रशिया के साथ हमारे ये जो संबंध है, चाहे वो डिफेंस का हो, चाहे वो न्यूक्लियर सेक्टर का हो या अन्य की सेक्टर्स के हो, सभी में अब प्रगति ही आप देखेंगे, उसमें कोई डाउनग्रेड का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। इसमें और अधिक गहराई और अधिक इसमें प्रगाढ़ता आने वाली है, ये मैं स्पष्ट रूप से देखता हूँ। क्योंकि मैं जैसा कि मैंने कहा कि दोनों ही राष्ट्र एक ऐसे राष्ट्र हैं कि जिन्होंने संकटकालीन स्थितियों में एक दूसरे की मदद की है। क्या अमेरिका इस तरीके की मदद करने का आश्वासन दे सकता है? क्या उसने कोई ऐसा कदम समय समय पर अमेरिका के द्वारा जो एक आर्म ट्विस्टिंग करने की कोशिश की जाती है अनेक राष्ट्रों की तरह तरीके के इंडिविजुअल मॉनिटरिंग एग्रीमेंट इत्यादि करके और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने की बातें तो कर देते हैं, लेकिन जब टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को एक्चुअली करने की बात आती है तो उसमें हर तरह के डिलेस देखे जाते हैं। क्या अमेरिका कुछ ऐसा विश्वासपरक कदम उठा रहा है कि जिसकी वजह से वो रिलायबिलिटी बन सके? रिलायबल क्या अमेरिका उस तरीके का हो सकता है क्या जैसा रशिया है? यदि अमेरिका उस तरीके का होकर दिखाए तो फिर वो बात करने का उसका कुछ बनता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अमेरिका को इस तरीके की बातें करनी चाहिए, और अमेरिका जब इस तरीके की बातें करे तो भारत को इससे सवाल भी करने चाहिए। और लेकिन जहाँ तक मैं फिर से इस बात को रीएम्फसाइज करूंगा कि भारत और रशिया के जो संबंध है, टाइम टेस्टेड रिलेशनशिप है, ये स्पेशल और प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है और ये प्रगाढ़ रही है और आगे और भी इसमें मजबूती आएगी। जी ठीक है। झा साहब, देखिए अमेरिका चाहता है कि उसके सबके साथ रिलेशन ठीक रहे, लेकिन अभी हमने देखा हाल ही में रूस पुतिन से भी उन्होंने मुलाकात की और बेहतर रिश्ते आगे बढ़ाने की बात की। यूक्रेन के जेलेंस्की को उन्होंने खरी सुनाई। अब सवाल इस बात को लेकर भी है ना कि आप तो चाहते हैं कि आपके सबके साथ संबंध अच्छे हो, जब दूसरा संबंध अच्छे बना रहा है या अपने व्यापार संबंध अच्छे कर रहा है तो आपको बड़ी दिक्कत होने लगी है, ये क्यों? और रूस के साथ भारत को क्यों नहीं देख सकता अमेरिका? देखिए, अमेरिका की जो अपनी लिमिटेशंस हैं, उनकी जो अपनी समस्याएं हैं, वो उनके पास में रहने देने चाहिए। अगर उनको कोई समस्याएं हैं जहाँ पे भारत उन समस्याओं को हल कर सकता है तो भारत हमेशा विलिंग होगा कि ठीक है, हम आपकी समस्या को हल करने के लिए हमारे बूते में जो भी हम करेंगे। लेकिन एक प्रोवर्ब है, कहावत है कि वन स्टैंडिंग विथ यू इन द आवर्स ऑफ नीड इज अ फ्रेंड इंडीड। आज के दिन में अमेरिका जानता है कि हमारी LCA जो एयरक्राफ्ट जो प्रोड्यूस हो रही है उसका इंजन अमेरिका से आता है। ये इंजन 414 का करार आज से 2 साल पहले हुआ था। क्यों वो आगे बढ़ के नहीं देता कि आपको आज के दिन में इसकी जरूरत है, आप ये लीजिए, मैं आपको TOT दे रहा हूँ, क्यों उसके साथ में खड़ा नहीं है? आप अभी जो थोड़ी देर पहले संजीव जी ने बताया था कि 1971 की उन्होंने बताई थी,
वही तो 1971 है, जब भारत पाकिस्तान के खिलाफ, पूर्वी पाकिस्तान के खिलाफ में लड़ रहा था, तो अमेरिका ने अपनी 7वीं बेड़ा जो है शिप की, वो यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में खड़ा कर दिया था कि हम भारत के खिलाफ में एक्शन लेंगे। तो ये सब घटनाएं हैं, वो भारत भूला नहीं है। तो वो तो बहुत पहले की बात है। अभी जब बाइडेन अभी जब शुरू आए थे, तो ट्रम्प के साथ में जो भारत की अंडरस्टैंडिंग थी, बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी कि रीजनल कॉपरेशन है, बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन, यहाँ पे जो चीजें होती हैं ये भारत के मत के अनुसार हो, ये हमारी सहमति थी, ये हमारा अंडरस्टैंडिंग था। लेकिन बाइडेन ने आते ही क्या किया, उस जो चीज था, वो जो अंडरस्टैंडिंग था, उसका ब्रीच किया। उन्होंने अपने नौसेना बेड़े को बे ऑफ बंगाल में बिना किसी इंफॉर्मेशन के, बिना किसी सहमति के वहां पे भेज दिया। तो ये सब चीजें दिखाती हैं कि आप ट्रस्टेबल पार्टनर नहीं हैं। और आज से पहले भी देखिए, जब भारत की कोई जरूरत होती थी कि हमें ये आधुनिक मशीनरी, मिलिट्री मशीनरी चाहिए या पुराना चीज चाहिए, तो वो कहता कि नहीं, हम ये आपको ये नहीं दे सकते हैं। तो ये सब चीजें यूएसए पहले पास में दिखा चुका है। आज के दिन में वो जानता है कि भारत जब अब आत्मनिर्भर में लीन है, सारी चीजें अपने यहाँ बना रहा है, तो वो किसी भी तरह से अपनी चीजों को बेचता है, क्योंकि वॉल्यूम वो काफी देखता है भारत में कि यहाँ के भारत की जो कैपेसिटी है एब्जॉर्ब करने की बहुत ज्यादा है। ट्रेड की बात अलग है, ट्रेड में अभी रिपीट नहीं करूंगा, ट्रेड में बिल्कुल अलग संबंध होते हैं। लेकिन ये जो डिफेंस की जो चीजें हुए, ये सामरिक चीजों पे निर्भर करती है कि आपका ट्रस्ट कैसा है, आपके ऊपर में विश्वास है या नहीं है। आगे के दिनों में जब इमरजेंसी हमारे पास में होगी, क्या उस समय में हम आपके ऊपर में विश्वास कर सकते नहीं कर सकते हैं। तो उन सब चीजों के हिसाब से फिर आगे का जो डील होता है वो होता है। आप ऐसे ही कैसे कर देंगे कि आप रशिया से सामान बंद कर दो? अरे बिल्कुल, ऐसे लोगों को तो बिल्कुल मुंह पे बोलने चाहिए कि आप प्लीज एडवाइस मत कीजिए, भारत एक सॉवरेन नेशन है, हमें आपके एडवाइस की जरूरत नहीं है। जहां हम आपसे एडवाइस मांगेंगे, आप प्लीज हमें वहीं पे एडवाइस, एकदम दो ट्रूथ ऑन द फेस, ये सब चीजें इसी तरह का होना चाहिए। और तभी ये लोग तभी समझेंगे कि हाँ, भारत को आप ऐसे हुडविंक नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, आज के दिन में इन सब चीजों की जरूरत है। और रशिया के साथ में, जैसे संजीव जी ने कहा, संबंध बहुत दिनों से मधुर हैं। यूक्रेन से हमारा जो AN-32 आता था, एंटोनोव की फैक्ट्री वहीं भी थी, जो अभी रशिया ने उसको तबाह कर दिया हुआ है। एंटोनोव की फैक्ट्री वहीं थी। आज के दिन में जो हमें AN-32 की जो कंपोनेंट आनी चाहिए थी, वो नहीं आ रही है। ये सब समस्याएं हमारे पास में हैं। तो हमारे संबंध यूक्रेन से भी अच्छे थे, रूस से भी अच्छे थे, अमेरिका से भी अच्छे हैं। सारे देखिए, हम लोग इस्लामिक आतंकवाद से यहाँ पे जूझ रहे हैं, लेकिन इस्लामिक देशों से हमारे संबंध काफी अच्छे हैं। अभी प्रधानमंत्री जितने सारे देशों में घूम के आए हुए हैं, जितने सारे देशों में इनको स्टेट ऑनर जो मिला है, ये क्या दिखाता है? ये यही चीज दिखाता है कि भारत अपनी विदेश नीति में, अपनी अप्रोच में सबसे मधुरता रखने में, सबसे अच्छे संबंध रखने में यकीन करता है और बड़ी अच्छी तरह से ये सारी चीजें निभाता है। ठीक है सर, ठीक है, बहुत शुक्रिया जय साहब आपका, और संजीव जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ने के लिए। खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।